नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22 और आज के लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं किससे रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उन्हें क्या करेंगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पिछले लेक्चर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्या करेंगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपका आज हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, तो क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है और बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ एयर इज राइज्ड बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किस एक क्या हमारे पास 5 kg एयर है, उसके टेम्परेचर में कितना राइज कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज यानी इंक्रीज कर रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का कर रखा हमने कांस्टेंट कर रखा, यानी वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो उस गैस या फिर एयर की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उससे कितना इंक्रीज आएगा ये हमें फाइंड करना है। फिर क्या बोल रहा है, गिवन है सीपी, या बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है हमको, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर गामा दे रखा है 5/3। ओके, नाउ उसने क्या बोल रखा है, देखो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। देखो अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या करेगी, राइज करेगी। बिकॉज फॉर आइडल गैस, अगर मैं ये बोले जो मेरे पास एयर हमने यहाँ पर ले रखी है ये क्या है, एक टाइप की आइडल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो फॉर आइडल गैस जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। यानी अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी राइज करेगी, और अगर टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी, राइज करेगी, और कितना राइज करेगी ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रॉम, अगर हम थोड़ा बहुत किसकी बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पर हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इक्वल टू कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि CV इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, du डिवाइडेड बाई dt होता है नहीं होता है। देखो ये कहां से आया, एक चीज हमने डिस्कस कर रही थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, du इक्वल टू कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, du इज इक्वल टू dq माइनस का p इंटू dv, ऐसा होता है। ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम ये बोले एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq आ जाएगा। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इक्वल टू क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड here we can replace this dq by du, तो this will be equal to du divided by dt। तो CV इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, du डिवाइडेड बाई dt आ गया। नाउ अगर हमें क्या निकालना है, du निकालना है, तो du इक्वल टू कितना आ जाएगा, du will be equal to CV into dt, जहां पर CV क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और जो dt है वो कितना है मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर है। अब राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर वो तुमको दे रखा है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, बट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट CV कि CV की वैल्यू कितनी है इस एयर के लिए, वो हमको पता नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हमें दे रखी है, कुछ डेटा हमें दे रखा है। वो डेटा क्या है, देखो CP यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है और गामा दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने डिस्कस किया था उसी लेक्चर में, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था। वहीं पर हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा था, वो ये था कि CP अपॉन CV इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस एंड दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू गामा। ये कांस्टेंट किस तरह होता है हमारे पास, गामा के बराबर होता है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट कि दिस CV इज इक्वल टू CP अपॉन कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब CP दे रखा है, गामा दे रखा है, तो CV निकल जाएगा, आंसर हाँ जी निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो CP इक्वल टू कितना है मेरे पास 999, और डिवाइड में कितना आया गामा, यानी कितना आ गया ये 5/3 आ गया। एंड यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज जूल kg इनवर्स
केल्विन इनवर्स। ठीक है, जब भी CP/CV वाला केस आए तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उस तरीके से गैस कांस्टेंट की बात करेंगे तब उसकी यूनिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब भी हम क्या कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, आई थिंक ये क्वेश्चन आएगा, फिर इससे अगले वाला क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो यूनिट है CP की, CV की और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल के लिए इधर आओ, तो ये क्या निकल गया मेरा, CV निकल गया। तो एक काम करो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी यार, यह मेरे पास कितना 3 × 999 और अपॉन में कितना आ गया, ये 5 आ गया, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल kg इनवर्स, और इनटू कितना आ जाएगा, केल्विन इनवर्स। ओके ना, तो ये तो क्या निकला, CV निकला। और डेल्टा T तो हमको पता है, dt है चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर 1 इसको 1 केल्विन भी हम लिख सकते हैं। उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास du इक्वल टू कितना आ जाएगा, CV इंटू dt है, CV इंटू dt, तो दिस विल बी इक्वल टू, CV की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास कितना 3 × 999 अपॉन कितना आ गया, ये 5 आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो क्या है, देखो दिस विल बी इक्वल टू जूल kg इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और इंटू कितना आ जाएगा, ये 1 केल्विन आ गया। देखो देखो केल्विन से एक केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास du इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/5 × 999, दिस इज जूल इंटू kg इनवर्स, यानी जूल पर kg। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर kg, यानी यूनिट kg अगर हमारे पास एयर होती तब उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है वो कितनी है, 5 kg है। अगर 1 kg के लिए इतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो क्लास 6 का क्वेश्चन होता है 5 kg के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 5 kg इंटू फॉर 1 kg, तो मेरे कितना आ गया, ये 3/5 इंटू 999 एंड दिस इज जूल पर kg। देखो kg से kg कैंसिल होगा, तभी मैं यूनिट की बात कर रहा था, तभी जो यूनिट क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यहीं पर सॉल्व कर सकते हो सकता है आप इसी को आंसर मान लो, पर ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर कब होगा, जब मेरे पास 1 kg एयर दी होगी, लेकिन अभी एयर कितनी है, 5 kg है, तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन होगा, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास du इक्वल टू 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास कितना 3 × 999 जूल आ गया। अब 3 × 999 करना किसी नहीं आता, सबको आता है, मुझे भी आता होगा शायद, कर दें एक बार, तो कितना आ जाएगा 9 × 27 के साथ हासिल लगो 2, 9 × 27 28 29 की 9 हासिल लगो अगेन 2, 9 × 27 27 और 2 29, कितना आ गया, ये 2997 जूल आ गया। तो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा, 2997 जूल का चेंज आ जाएगा, 2997 जूल का चेंज हमें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में देखने को मिलेगा जब हम 5 kg एयर के टेम्परेचर को कितना राइज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं या फिर 1 केल्विन राइज करते हैं, जिसके लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इतनी है। ओके, और गामा की वैल्यू इतनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है हमको यहाँ से देखने को, मतलब जानने को मिली होंगी। ठीक ना, अब बढ़ते हैं, एक बात को नोट कर लो, फिर सेकेंड नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ू मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका भी लेना है, इसका भी ले लो। ठीक है, इधर आ जा रहा हूँ मैं, ले लिया, वेरी गुड। ओके, अब बढ़ते हैं हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगेन पिछला जैसा केस दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा चेंज होगा, देखना क्या है चेंज। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड स्टेट वेदर टेम्परेचर विल फॉल और राइज। हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ या फिर फॉल हुआ। और यहाँ पर 3 केस दे रखे हैं। पहला केस दे रखा है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 600 कैलोरी ऑफ हीट एंड परफॉर्म 420 जूल वर्क, यानी कितना काम कर रहा है, 420 का काम कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये किताब वाले ने जबरदस्ती 420 लिखा या फिर ऐसे ही तुक्के से हो गया, मुझे पता नहीं है, या फिर वो सार्केज्म के लिए कैसा काम कर रहा है, 420 का काम कर रहा है, ऐसा कुछ फील आ रही है यहाँ पर।
हो भी सकता है, ठीक है। मेरे को अभी ख्याल आया, जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय ख्याल नहीं आया, जिस समय मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा था उस समय ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ पर ख्याल आ रहा है कि 420 लिखा है, तो 420 का काम हो सकता है किताब वाला कुछ सार्केज्म मानने की कोशिश कर रहे होंगे या भी कर रहा होगा, ठीक है। देखो ये तो क्या होगा, पहला इसमें पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बट 110 जूल वर्क इज डन ऑन इट, ठीक है। वर्डिंग में ध्यान देनी है, यहाँ वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, दोनों केस अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, अभी आएगा देखना। फिर थर्ड केस में क्या बोल रहा है, 250 कैलोरी हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एंड 350 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ठीक है। यहां पर क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, अभी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, अभी क्या हो रही है, इवॉल्व यानी बाहर निकल रही है बाय द सिस्टम एंड 350 वर्क इज डन ऑन सिस्टम, और 350 जो वर्क है किस पर किया गया है, सिस्टम पर किया गया है, ओके। अब एक एक करके, और हर केस में क्या निकालना है हमको, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है कि हमारा टेम्परेचर राइज किया या फिर फॉल किया, ये हमको एक स्टेटमेंट पास करना है, ठीक। तो ए वाला देखो, ए पार्ट में क्या हो जाएगा, सिस्टम एब्जॉर्ब 600 कैलोरी, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज पॉजिटिव, हमने पढ़ा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब यानी पॉजिटिव, यानी डेल्टा क्यू कितना है मेरे पास, 600 कैलोरी है, कितना है 600 कैलोरी, इट विल बी पॉजिटिव। दूसरा क्या बोल रहा है उसमें फिर, एंड परफॉर्म 440 जूल वर्क, तो DW इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440। परफॉर्म कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन विल बी पॉजिटिव, यानी कितना आ जाएगा ये 440 जूल का वर्क किया गया ना। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, और जब भी हम DQ DW और DU में रिलेशन देखते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सिंस वी नो DU इक्वल टू क्या होता है, DU इक्वल टू DQ माइनस DW होता है, सिंपल सी बात हुई, DU इक्वल टू DQ माइनस DW। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। अब देखो वैल्यू पुट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखने वाली है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, और अगर कोई भी मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसे कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक इक्वेशन है या नहीं है, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर एक ही इक्वेशन है। हमने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में एक चीज डिस्कस करी थी, फर्स्ट आई थिंक सेकंड चैप्टर में, वो क्या था, डायमेंशन या फिर यूनिट, ऐसा कुछ चैप्टर था या नहीं था, यूनिट एंड मेजरमेंट, अगर मैं सही हूं तो क्या होता है, अगर ये इक्वेशन तभी सही है जब इसमें रखी हुई या फिर इसमें रखे हुए हर टर्म की यूनिट क्या है, सेम है। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। तो सेम लॉजिक इस इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, यानी यहां पर DU DQ और DW तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, या तो कैलोरी में होनी चाहिए या फिर जूल में होनी चाहिए, एक हमें लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कैलोरी में रख दिया और एक जूल में रख दिया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये भी एनर्जी है, DQ यानी हीट, ये भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, DW ये भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब तीनों की यूनिट क्या होनी, या तो जूल होनी चाहिए या फिर कैलोरी होनी चाहिए। एक काम करो, जूल में लिख दो सबको। तो सिंस वी नो 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल, सिंस वी, इसको मिटा दूं मैं, देखो क्योंकि इसका काम हो गया, सिंस वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ऐसा होता नहीं होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, कुछ ऐसे बोलते हैं, 4.2 जूल, यानी एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। एक काम करो, इस वैल्यू का आंसर उठाओ और यहाँ पर रखो, मतलब तो 600 कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल, 600 इंटू 4.2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास DU इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 600 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये 4.2 जूल माइनस, और ये कितना आ गया मेरे पास, सिंपल यहाँ पर 420 जूल आ गया, कितना आ गया, 420 जूल। या फिर अगर मैं इसको कैलोरी में करूँगा तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल से इजी हो जाएगी ना मेरे लिए, क्योंकि 4.2 लिखूँ और यहाँ पर इसे डिवाइड करूँ तो आसान, चलो रहने दो यार, कितना आ जाएगा, ये इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो DU इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, दिस इज 6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना, 42, फिर 00, क्योंकि ये दो जीरो इसके साथ रख दिए मैंने, और ये ऐसा कुछ हो गया, और माइनस कितना आ गया, ये 420, तो यहाँ से दोनों से 420 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 420 इंटू कितना आ गया, ये 5 आ गया, कर दो कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 15 10 की 0 वहाँ से लगो 1,
5 को 20 और एक 21, कितना आ गया 5 को 20 और एक 21, सही लिखा मैंने। तो कितना आ गया 21,000, गलत तो नहीं हो रहा है, 0 कुछ गलत हो रहा है, सही यार, 0 5 और 10 की 0 यहाँ से लगो 1, 5 को 20 और एक 21, अब सही है, यानी 2100 जूल कितना आ गया ये, दिस इज अवर आंसर। तो डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इतना, यानी कितना आया 2100 जूल आ गया। अब देखो जो डी यू है इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कैसा है ये, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, डी यू इज पॉजिटिव एंड फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ आवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव देन टेम्परेचर विल राइज, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव उसमें चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, तो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा होगा, राइज कर रहा होगा। आप उसके लिए इस क्वेश्चन की हेल्प भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या था, मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा था, उसने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है यानी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर में भी क्या क्या कर रहा होगा, राइज कर रहा होगा, तो टेम्परेचर विल राइज। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर विल राइज, जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, हमारा राइज कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज आंसर फ्रॉम अवर फर्स्ट से ये आंसर निकल के आया। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड की। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, तब तक आई बात करने की कोशिश करो, मैं बगल वाले को मिटाता हूँ, ठीक है। ये हो गया ना उधर वाला, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर बी पार्ट को करने की कोशिश करो, और अगर बी पार्ट हो जाए तो फिर आंसर मैच कराओ। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ मैं। हो गया है बी पार्ट। ओके, बी पार्ट बाओ, बी पार्ट क्या बोल रहा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि डी क्यू विल बी इक्वल टू 0। दूसरे में क्या बोल रहा है, बाय द सिस्टम बट 210 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम, जो डी डब्ल्यू है वो कितना है मेरे पास, 210 जूल है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 210 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, एंड वी ऑल नो दैट वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ये बात समझ में आई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास डी यू कितना हो जाएगा बताओ, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी यू इक्वल टू 0 माइनस का 210, तो दिस विल बी इक्वल टू 210 जूल। अगेन दैट इट इज ग्रेटर देन 0 देन टेम्परेचर विल राइज, जो टेम्परेचर क्या करेगा वो क्या कर जाएगा, हमारा राइज कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, पार्ट सी की। देखो पार्ट सी में क्या हो जाएगा, पार्ट सी हमारे पास कितना 250 कैलोरी हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व का मतलब बाहर निकल रही है, बाय द सिस्टम एंड 350 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो सी पार्ट में मेरे पास जो डेल्टा क्यू है वो कितना है मेरे पास, देखो 250 कैलोरी है। अब देखो हीट वहां से बाहर निकल रही है, अगर हीट बाहर निकल रही है तो दिस विल बी नेगेटिव। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 350 जूल हो जाएगा, एंड अगेन दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम, तो दिस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे पास डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू जो कितना आ जाएगा ये माइनस का 250, अब ये कैलोरी है इसको जूल में चेंज करो, इनटू कितना आ जाएगा ये 4.2, एंड फिर माइनस, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 350 जूल, अब दोनों जूल में है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस का 250 एंड इनटू कितना आ गया ये 4.2, एंड माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा ये 350 आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ। अब कुछ यहाँ पर हो सकता है तो कैलकुलेशन करो, तो कितना आ जाएगा ये डी यू इक्वल टू 0 कैसे रहा, फिर 25 से करो, तो ये कितना आ गया 25 दूना 50 की 0 हासिल लगो 5, 25 चौको 100, 105,
और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दो, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 350, दोनों को माइनस कर दो तो डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ओके डी यू इक्वल टू कितना आ गया देखो 0, और फिर ये 5 में से 5 गया 0, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर बचेगा कितना 9, और 9 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा 0, कितना आ गया 600 आ गया, एक मिनट है 1050 माइनस का 350, 0 0 10 में से 3 गया 7, 700 आएगा ना, कितना आया 700, और माइनस का तो 700 कितना आ गया ये जूल आ गया, तो डी यू इक्वल टू कितना आ गया 700 जूल, एंड इट इज लेस देन 0, ये क्या है मेरे पास 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ टेम्परेचर विल फॉल, जो टेम्परेचर वो क्या करेगा हमारा डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर विल फॉल डाउन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तीनों जो क्वेश्चन थे, तीनों पार्ट थे, वो क्या थे इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, आंसर हाजिर थे। यहाँ से हमको कुछ न कुछ सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तब हम किस तरीके से वर्क डन को लेंगे, और जब हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब होगा तब वहाँ पर हम किस तरीके से साइन को लेंगे, ये हमें यहाँ पर क्या आया समझ में आया। तो हर क्वेश्चन से हमको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसे हमें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, वही बात समझ में, तो इसको ऊपर हेडिंग में लिख दो अपनी कॉपी के, जो ऊपर हेडर बना होता है ना, जो लाल वो बना होता है, उसके ठीक ऊपर जो खाली जगह होती है जहाँ पर आप डेटेड लिखते थे बचपन में, वहाँ पर ये चीज़ लिख दो कि भैया अगर डेल्टा यू नेगेटिव आया है इसका मतलब टेम्परेचर विल फॉल डाउन। दूसरी चीज़, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है तो कैसे आएगा नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम आया है पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब हो रखी है पॉजिटिव, हीट इवॉल्व हो रखी है नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने मोबाइल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओहो, कहाँ गया PDF, तो खुलने में टाइम लगेगा, फिर रुकना 1 मिनट वेट करना। ठीक है, इतना वेट तो कर सकते हो तुम लोग। पहले से खोल कर रखना था ना। देखो क्या बोल रहा है, ए गैस इज कन्फाइंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रखा है, ए गैस इज कन्फाइंड इन ए सिलेंडर, ए गैस इज कन्फाइंड इन ए सिलेंडर एंड 500 calorie of heat is added to it, as a result it expands against the atmospheric pressure if the change in internal energy सीधे लिख दो du लिख दो, du is equal to 420 जूल। ये किताब वाले सर जो हैं 420 को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं सर, 420 जूल। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी क्या निकालना है, वॉल्यूम में इंक्रीज यानी dV निकालना है, dV वी हैव टू फाइंड, एंड टेक 1 ATM इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, टेक करना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये वाला भी है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन पहले कराता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज ये दिया है। अभी वर्क डन फाइंड नहीं करना है, क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो कैसे निकालेंगे, क्या बोल रखा है, ए गैस इज कन्फाइंड इन ए सिलेंडर एंड 500 कैलोरी इज हीट एडेड टू इट, यानी DQ इक्वल टू कितना दे रखा है, DQ इक्वल टू दे रखा कितना 500 कैलोरी, यानी इतनी हीट हमने इसमें ऐड कर रखी है। और इसको मैं जूल में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये
500 इंटू 4.2 जूल आ जाएगा। ठीक है, इतनी हीट हमने दे रखी तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसने क्या बोला, एज ए रिजल्ट इट एक्सपेंड अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm यानी 10⁵ पास्कल, और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ du इक्वल टू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना है, 440 जूल है, देन फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। देखो हमने एक चीज डिस्कस कर रखी थी, du इक्वल टू क्या होता है, du इक्वल टू होता है dq माइनस का dw। अगर मैं यहाँ से du की वैल्यू पुट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 420 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q की वैल्यू कितनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो आएंगे, फिर 5 दूना 10 के जीरो आंसर लगो 1, 5 को 20 और 1 2100 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा इतना जूल, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये dw आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास dw इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2100 माइनस कितना आ जाएगा, ये 420, कर दो उनको माइनस। तो यहाँ से मेरे पास जो dw इज इक्वल टू निकल के आ गया, अगर यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 10 में से 2 का कितना आया, 8 आया, और यहाँ कितना बचा, 0 बचा। तो 10 में से 4 कितना आया, सॉरी कितना हो गया यहाँ पर 1, और यहाँ 0 बचा, 10 में से 4 का कितना आया, 6 आया, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा। सही लिखा मैंने, ठीक है लिखा होगा। तो dw इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1680 जूल निकल के आ गया। देखो dw इक्वल टू क्या होता है इन थर्मोडायनेमिक्स, p इंटू dv होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1680। तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ गया है, 1680 अपॉन p, and in question we have given P is equal to 1 atmosphere, or we can say the gas is expand against atmospheric pressure, यानी atmospheric pressure का मतलब 1 atm प्रेशर वहाँ पर लगा रखा है, इसका मतलब 10⁵ पास्कल। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1680 अपॉन 10⁵ इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, बिकॉज सारी ऐसा यूनिट ले रखी है हमने, तो ये 10 कितना आ जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू आया कितना, 1.6 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया, ये 1.6 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब का क्या आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। ओके, और क्वेश्चन है तो एक बार देखता हूं मैं, नहीं तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन वाली सीरीज को एंड करते हैं। मैंने आपसे बोला था मैं 13 से 14 क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने करा दिए। ठीक है, अब आपका काम क्या है, सारे क्वेश्चन को करना, और किस बुक से करा रखे हैं मैंने ये भी आपको बता रखा है। ठीक है, कौन सी बुक है, SC गर्ग करके एक बुक है। ये मैक्सिमम जो यहाँ पर है वो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि इस बुक में एग्जाम्पल ज़्यादा दे रखे थे तो मैंने एग्जाम्पल करा दिए। अब इसकी एक एक्सरसाइज भी है, आप चाहो तो एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, या यहीं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और, अब परसों मैंने देखा ना यार, व्हाट्सएप में कुछ ऐसे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं जो वहाँ पर वल्गर एक्टिविटी कर रहे हैं। प्लीज़ यार ऐसा मत करो। ठीक है, अगर आप का मन नहीं है पढ़ने को तो और को पढ़ने दो ना। परसों मैंने देखा, मैं कहीं गया हुआ था, मेरा फ़ोन वैसे साइलेंट रहता है तो मैंने चेक नहीं किया फ़ोन को, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक एक ही बच्चा है उस पूरे आवर में, मतलब उस पूरे समय अंतराल में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो वल्गरिटी भेज रहा है उसमें, और कम से कम 3000 से 4000 मैसेज भेज रहे हैं। पता नहीं वो उतना टाइम लोगों के पास कैसे हो सकता है, मेरे को ये समझ नहीं आया। पहली बात तो मतलब उतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में वो खाली बैठा है, और पता नहीं कहाँ बैठा है, कैसे कितना नेट है उसके पास, वो लगा है एक के बाद मैसेज भेजने। बच्चे उससे कह रहे हैं अभी जो वहाँ पर पढ़ते हैं कि भैया हमको डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों कर रहे हो खाली, लेकिन वो लगा है ऐसे ही कुछ भी हो रहा है उधर पे। ठीक है, तो ये नहीं करना है। हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैंने आपको नंबर दे रखा है, उसका पॉजिटिव यूज़ करिए और वहाँ पर डिस्कस करिए। बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। मुझे ऐसे कौन सा टर्म बच्चे पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, और उनके आंसर निकलते हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो चीज़ मुझे आती है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, इस तरह से लेक्चर बना के बताता हूँ। इतना अच्छा हमारे बीच एक रिलेशन है, तो उसको कायम करो, उसका फ़ायदा उठाओ, उसको यूज़ करो, ग्रो करने में यूज़ करो, तभी तो फ़ायदा है ना। ठीक है, ऐसा करो। ठीक, एक और क्वेश्चन देखूँ मैं।
ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12वां था ना ये। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। इसे मिटाऊं मैं। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं खुद करूंगा यहाँ पर और एक पार्ट आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर डिस्कस करोगे। और एक चीज़ और, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वैसे मैं एक बार और बोल देता हूँ, आपका एफर्ट भी मुझे भेजो। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन बता दो, ये क्या बात हुई, ठीक है। ये तो अगर ऐसा है क्वेश्चन आप गूगल कर लो। मुझे दिखाने का मतलब, मुझसे पूछने का मतलब क्या है, आपने पहले एफर्ट मारे और आपको नहीं आया तब जाके आप मुझसे पूछ रहे हो, और अपने एफर्ट मुझे भेजो पहली बात तो, ठीक है। आप खाली एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दे रहे हो, सर इसका क्वेश्चन आंसर बता दो। अब मेरे अंदर से फीलिंग कैसे आएगी ना इसको बताऊं। कोई ऐसे भी तो पूछ सकता है कि चलो कोई काम नहीं है सर, कोई मैसेज करते हैं ये बता दो मेरे को, नहीं, एफर्ट भेजने पहले, ठीक है, कि भैया कि सर मैंने ये कर रखा है, मुझे यहाँ पर ये इसका समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, तभी आप सीख पाओगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है इसने, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब। मैं पूरे थ्योरी नहीं लिखूं, चलेगा ना। कैलकुलेट, मैं पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस। ये भी निकालना है, डेल्टा यू भी निकालना है और दूसरा वर्क डन भी निकालना है, ये तीनों चीज निकालनी है, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर दे रखा है किसका, m इक्वल टू दे रखा है कितना, 30 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास, 30 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इज राइज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो डेल्टा टी है वो कितना दे रखा है मेरे को, 100 माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस, इट मीन दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 70 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस बोलो केल्विन बोलो एक ही बात हुई, ठीक। ए पार्ट दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, बी पार्ट दे रखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ए पार्ट दे रखा है, ए पार्ट में क्या लेना है हमको, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानना है, और बी पार्ट में यहाँ p इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानना है, और यहाँ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें क्या करना है, अज्यूम करना है, ठीक है। तो क्या निकालना हमको, ये 3 चीज़ें निकालनी है, और ये चीज़ें हमें दे रखी है, और कुछ और चीज़ दे रखी है, R दे रखा है हमको क्या, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के लिए दे रखी कितनी, 2 कैलोरी। अब देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल इनवर्स, दूसरा दे रखा है क्या, केल्विन इनवर्स, और CV फॉर ऑक्सीजन दे रखा है कितना, दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है 0.156 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है कितना, कैपिटल M इक्वल टू 32 ग्राम, 32, ठीक है, 32 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है, उतना ग्राम, यानी 32 दे रखा है। ओके तो देखो ए पार्ट में कर रहा हूँ, बी पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ए पार्ट थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा क्या है, एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा बी पार्ट के कंपेयर में। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी क्यू निकालना है, चेंज इन, ये बोलते हैं हीट गिवन निकालना है, डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू इक्वल टू फाइंड करना है, तो कहाँ पर है, देखो ए पार्ट में देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट देन वी नो दैट Cp इक्वल टू क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Cp इंटू dt आ जाएगा। हियर Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, dt इज चेंज इन टेम्परेचर, वी हैव dt इक्वल टू 70 केल्विन। अगर मैं समहाउ कहीं ना कहीं से Cp निकाल लूं तो ये dq निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो Cp कहां से निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है मेरे को, R दे रखा है, Cb दे रखा है। नाउ सिंस वी नो
यहाँ पर कर दूँ, सिंस वी नो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो फ्रॉम हियर Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा R प्लस Cv, तो Cp इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, देखो R दे रखा है मेरे को कितना, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, 2 कैलोरी मोल इनवर्स और कितना आ गया ये केल्विन इनवर्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा Cv की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है कितना, देखो 0.156, दिस इज कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, छोटा हो गया बहुत, कोई बात नहीं। अब देखो यूनिट, देखो इसकी यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन वही डायमेंशन वाला रूल लगेगा। अगर मैं यहाँ पर यूनिट सेम करना है तो मोल को किस में चेंज कर दो, ग्राम में, या ग्राम को उसको किस में चेंज कर दो, मोल में। अब एक चीज मैं डिस्कस कर रही थी कि 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ग्राम। ठीक है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन मेरे का मॉलिक्यूल है O2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 32 ग्राम। क्या बोलूंगा मैं, अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। क्लास 11th की फिजिक्स है, सॉरी क्लास 11th का पहला पार्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, हम सबको पता है कि 1 मोल इक्वल टू 32 ग्राम, तो यहां से इस मोल की जगह कितना रख दो, 32 ग्राम रख दो, तो आंसर मतलब क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Cp इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2 कैलोरी, जो मोल है इसको जो कितना रख दिया मैंने 32 ग्राम, इस पूरे का इनवर्स केल्विन इनवर्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 0.156, दिस इज कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा, या मेरे पास 2, देखो ये 32 इनवर्स है, तो 32 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 32 नीचे आ जाएगा, फिर कितना बच गया ये, देखो केल्विन सॉरी कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड दोनों यूनिट सेम है तो बाहर लिख दो उसको, और अंदर कितना आ गया यहाँ पर प्लस का 0.156, और यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऐसा कुछ हो गया। अब ये Cp निकल गया, dt है, dq निकल जाएगा, तो यहाँ से dq इक्वल टू Cp की जो कितना आ जाएगा ये, देखो ये कट जाएगा मेरे पास कितनी बार 16 32, 1/16 आ गया ये, 1/16, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 0.156 एंड दैट मच कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और डेल्टा टी कितने हैं 70 केल्विन, 70 केल्विन, केल्विन से केल्विन उड़ा दो। देखो अब ये क्या निकला, पर ग्राम निकला। देखो हम कितने ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, 30 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, तो 30 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा ये dq इक्वल टू 30 ग्राम, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 30 इंटू 1/16 प्लस 0.156, इतना क्या आ जाएगा कैलोरी। तो दिस इज हीट इन डेल्टा क्यू, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम, कितनी हीट दी हमने इतनी, इसको कैलकुलेट कर लोगे, आसान है कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। ठीक ना, अब दूसरा क्या निकालना है हमको, du निकालना है। तो du इक्वल टू क्या होता है, वी ऑल नो दैट du इक्वल टू Cv इंटू dt, ये तुमको पता ही है ना, Cv इंटू dt। तो du इक्वल टू Cv की वैल्यू कितनी है, इधर देखिए, देखो कहाँ है, ये है कितना मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 0.156 और इतना कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और फिर इंटू कितना आ जाएगा 70 केल्विन। देखो केल्विन से केल्विन गया, अब ये पर ग्राम निकलेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, जितने ग्राम का ऑक्सीजन दे रखिए, 30 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, तो du इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30 इंटू 0.156, इतना क्या आ जाएगा कैलोरी आ जाएगा। तो du इक्वल टू आ गया मेरे पास ये 0, 6 18 की 8 ऐसे लगो 1, 5 15 और 1 16 की 6 ऐसे लगो 1, 3 कम 3 और 1 4, ऐसा कुछ आया 1 2 3 1 2 3, यानी 4.6 कैलोरी। तो du इक्वल टू कितना आ गया ये 4.6 कैलोरी आ गया। dq पता है, du पता है, dw निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। देखो क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है क्या, dq इज इक्वल टू du माइनस का dw, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा ये du माइनस dq, ओह सॉरी लग दिया मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है du इज इक्वल टू dq माइनस dw, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा dq माइनस du आ जाएगा। अब सही है, सही है, तो वैल्यू पुट कर दो, dq की वैल्यू ये रखी हुई है, du की वैल्यू ये है, तो यहाँ से मेरे पास dw इज इक्वल टू कितना आ गया ये
ये आ गया मेरे पास कितना 30 इंटू 1/16 प्लस का 0.156 और फिर माइनस कितना हो जाएगा ये 4.6868 और इतना क्या आ जाएगा ये कैलोरी, पूरे में इतना कैलोरी। तो दिस इज और आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेटर का यूज करना, फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम है तो कर सकते हो आप, इधर मल्टीप्लाई करें, कोई बड़ी डील है नहीं, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट मार रहा हूँ, आलसी कर लेना यार, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। यहाँ पर पॉइंट इसलिए दे रखे ना, इतना थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप गेट का एग्जाम दोगे, जेम का एग्जाम दोगे या फिर नेट का एग्जाम दोगे, नेट में तो ये वाला पोर्शन नहीं आता थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, तो आप वहाँ पर कर लोगे इसको। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहाँ आए, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में आए जहाँ कैलकुलेटर का यूज नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर क्या होंगी, जो कैलकुलेशन होगी वो ईजी होंगी। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कट रहा होगा, यहाँ पर तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्यों करें सॉल्व आए को, इतना क्या हो जाएगा हमारा कैलोरी आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब क्या करें, चलो हो गया। देखो बी पार्ट खुद करना भाई, बी पार्ट खुद करना, अगर हो जाए तो मेरे को भेजना, ठीक है। ऑब्वियसली बात हो ही जाएगा यार, क्या ही दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सब कुछ तो निकाल दिया मैंने, आपको सिर्फ यहाँ पर जो स्टेप मैंने यहाँ पर फॉलो कर रखा है वही स्टेप दोबारा फॉलो करना है बी पार्ट के लिए, ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक। एक ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम में आप DW का आंसर यही बता सकते हो, कितना आएगा बताओ, DW इक्वल टू, बताओ DW कितना आएगा, 0। इफ DW इक्वल टू 0, why DW equal to 0? Constant volume. If volume is not changing, automatically it means work done will be 0. अगर work done 0 है, then from this equation du equal to dq और dq will be equal to du और du equal to कितना है, इतना है, आंसर निकल गया। तो du और dq दोनों क्या होंगे, बराबर। जितनी भी हमने हीट दे रखी है वो सारी की सारी हीट किसमें यूज होगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगी, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड वाले का आंसर बता दिया मैंने, ठीक। ओके, तो आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो, ठीक। होता क्या ना, हम एजुकेशन चैनल, मतलब जो लोग एजुकेशन में वीडियो बनाते हैं इस तरीके की, इसको वही लोग देखते हैं जिनको रियली नीड होती है ना। जैसे कुछ चीज़ें हमारे यूट्यूब फीड में या बोल सकते हैं इंस्टाग्राम फीड में अपने आ जाती हैं, जैसे वो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट यूनिवर्स। अगर मैं उसी यूनिवर्स को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँ 1 घंटे के लेक्चर में, ऑब्वियसली बात है वो एक्साइटमेंट नहीं रख पाऊंगा मैं पूरे 45 मिनट तक, पूरे 1 घंटे तक, वो नहीं रहता। आप चाहे कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। आप NPTEL सबसे अच्छी भारत में देखेंगे तो क्या है, NPTEL है और MIT के ओपन कोर्स हैं, अब उनकी वीडियोस को देखिए। लेकिन उन वीडियो को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना। वो अपने आप तो आगे नहीं बढ़ने वाले, आप कितनी ही वो कर दो, कितना ही अच्छा पढ़ा दो, वो अपने आप आगे नहीं बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि इस टाइप की वीडियो देखने वाले 100 में से 1 लोग होते हैं। तो जो YouTube का एल्गोरिथम है क्यों सपोर्ट करेगा इसको, नहीं सपोर्ट करेगा। अब अगर YouTube का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो किसका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कॉलेज के जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करो। अगर कोई बच्चे क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, जैन की, गेट की, उनके साथ शेयर करो, ठीक। मैं ये नहीं कर रहा कि मतलब ये पढ़ के पास ही हो जाएंगे, मेरे क्वेश्चन बेस्ट हैं, नहीं। लेकिन हाँ कुछ तो उनको मिलेगा ना, कुछ तो उन तक एक नई नॉलेज पहुंचेगी। मैंने यहाँ पर 14 या 15 क्वेश्चन कराए हैं, आपको 14 क्वेश्चन कराए हैं, तो इन 14 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा। बहुत होते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने 14 क्वेश्चन करा रखे हैं, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितना अभी तक पढ़ा रखा है मैंने, ठीक। एक अच्छी चीज़ है ये, तो करना पड़ेगा आपको, ठीक। ठीक है भाई, आज के लिए इतने उपदेश बाकी है, मतलब काफ़ी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, खाना ही बन गया मेरा, एक और नए लेक्चर के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।